नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था ट्रांसफार्मर कूलिंग, मतलब ट्रांसफार्मर का शीतलीकरण। क्या पढ़े थे? ट्रांसफार्मर का शीतलीकरण मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा कैसे किया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ पढ़े थे क्या पढ़े थे? तो इफिशियंसी पढ़े थे कि ट्रांसफार्मर का दक्षता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से हानि होते हैं वो पढ़े थे। ठीक है, और उस हानि में क्या क्या फार्मूला होता है वही पढ़े थे। ठीक है, उन हानि का फार्मूला भी पढ़े थे। ठीक है, साथ ही साथ कूलिंग का क्या क्या तरीका होता है वो भी पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, अलग अलग कूलिंग का तरीका भी पढ़े थे। तो आइए हम लोग छोटा सा फार्मूला का सम भी कर लेंगे ताकि आज के क्वेश्चन को बनाने में हम लोग सहूलियत हो। तो आइए एक बार देखते हैं, छोटा सा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे, आज पूरा क्लास होने वाला है अभ्यास सेशन, मतलब प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक है, कल की क्लास में जो पढ़ा और उसके पिछले क्लास में जो पढ़ा सबको मिलाकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए और एग्जामिनेशन में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और इस एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो क्लास में बनाया जा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा और आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का कर लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, रिवीजन टाइप का कर लेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए ताकि आपका आज का क्लास जो है बहुत सुखमय जाएगा। ठीक है, आज का क्लास क्या होगा, बड़ा सुखमय जाएगा। रिवीजन टाइप का कर लेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, और कल की क्लास जो देखें बच्चे वो तो कॉन्फिडेंस रहिए, आपको आराम से आज की क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास देखें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से आज की क्लास जो है समझ में आने वाली है। और जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास देख के आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, पिछला वाला क्लास देख के आइए तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की समरी की क्लास जो है शुरू करते हैं। पहले समरी देख लेते हैं, जो फॉर्मूला हमने देखा था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो समरी क्या क्या पढ़े थे फॉर्मूला का, उसको एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग दक्षता का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता था। तो सर ये होता था क्या, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुना 100 होता था। यही होता था दक्षता का फॉर्मूला। और क्या होता था सर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, ये इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा। और एक लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस हानि। ठीक है, और हानि कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन प्रकार का होता है, एक होता है कोर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इंटू 100 हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, समझ में आ गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। और पावर इनपुट को क्या लिख सकते हैं, तो पावर इनपुट को लिख सकते हैं दोस्तों, पावर इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आउटपुट पावर प्लस कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लिख सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और क्या पढ़े थे, और पढ़े थे सर एक कोर लॉस होता है। ठीक है, जो कोर लॉस बोल रहे हैं ना उसमें होता है दो तरीके का लॉस होता है। कोर लॉस में क्या होता है, दो तरीके का लॉस होता है। एक होता है सर हिस्टेरिसिस लॉस, क्या होता है, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है दोस्त। इसका फार्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है दोस्त, हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है ईटा बी एम, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का टू पावर कितना हो जाएगा 1.6 गुना एफ गुना वी, एफ गुना वी ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस। अभी हम लोग खाली फार्मूला देखेंगे। ठीक है, ईडी करेंट लॉस, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ईडी करेंट लॉस का फार्मूला क्या होता है, तो ईटा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, तो जो लेमिनेशन है उसका थिकनेस है, जो लेमिनेशन होता है ना उसका थिकनेस है, मतलब मोटाई है। ठीक है, थिकनेस है, मोटाई है। तो ये समझ में आ गया। और आपको क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है कॉपर लॉस। अभी तो बात हो गया कोर लॉस का, अभी हो जाएगा क्या, कॉपर लॉस का बात हो जाएगा। कॉपर लॉस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉपर लॉस का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला आपका, होता है आई स्क्वायर आर। इसका नाम क्या है, तो आई स्क्वायर आर लॉस है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या नाम है, आई स्क्वायर आर लॉस है। इसको निकालने जाइएगा तो किस प्रकार से निकलेगा, तो आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। ठीक है, आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू, ये हो जाएगा आपका कॉपर लॉस का फार्मूला। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या ध्यान में रखना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए दोस्त कि ये जो कोर लॉस है ना ये क्या है, फिक्स लॉस है दोस्तों, बड़ा जरूरी बात है। कोर लॉस कैसा लॉस है, फिक्स लॉस है। फिक्स लॉस कहने का मतलब क्या है, चाहे आप नो लोड पे बात करिए, चाहे आप फुल लोड पे बात कीजिए। ठीक है, नो लोड की बात कीजिए, चाहे 100% लोड पे बात कीजिए, क्या हो जाएगा, मान इसका फिक्स होगा, मान इसका क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो कॉपर लॉस है दोस्त वो क्या है, वो वेरिएबल लॉस है। क्या है, वेरिएबल लॉस है ये। कैसा लॉस है कॉपर लॉस, तो ये जो है वेरिएबल लॉस है, यानी कि लोड बढ़ने पे इसका मान जो है बढ़ता है। ठीक है, लोड बढ़ने पे इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कॉपर लॉस का मान।
वैसे ही लोड घटने पे इसका मान क्या होता है, घटता है। लोड जब घट जाएगा तो कॉपर लॉस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपका इफिशियंसी जो है, मैक्सिमम इफिशियंसी कब आता है, इफिशियंसी कोई पूछेगा कि मैक्सिमम कब होता है, आपको पता होना चाहिए क्या, आपको क्या पता होना चाहिए, तो सर जब वेरिएबल लॉस फिक्स लॉस के बराबर हो जाए, ठीक है। जब वेरिएबल लॉस हो जाए फिक्स लॉस के बराबर, यानी कि अस्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर हो जाए, तो आपका तब जाकर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तब जाकर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी देखने को मिलेगा, ये कंडीशन हो जाएगा तब, ठीक है। कौन सा कंडीशन, तो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू फिक्स लॉस हो जाएगा तब भाई, ठीक है। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू फिक्स लॉस जब हो जाएगा तब। समझ में आ गया। इसको और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉपर लॉस जब कोर लॉस के बराबर हो जाएगा तब। बात समान है, दोनों चीज़ क्या है, समान है। तो यही सब फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। यही सब हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। हानि के बारे में पढ़े थे, दक्षता के बारे में पढ़े थे कल, और क्या पढ़े थे भाई, और हम लोग पढ़े थे ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये सब पढ़े थे। तो एक बार ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी देख लेते हैं मोटा मोटी। ओपन सर्किट टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लीजिए। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने पढ़ा था सर, ये जो टेस्ट होता है रेटेड वोल्टेज पे होता है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज पे होता है। ये रेटेड वोल्टेज कौन साइड में लगाते हैं भाई, तो रेटेड वोल्टेज कौन साइड में लगाते हैं, तो LV साइड में लगाते हैं, ठीक है। LV साइड में आपका वोल्ट मीटर भी रहता है, एमीटर भी रहता है और वाट मीटर भी रहता है। और HV साइड को क्या करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, ओपन छोड़ देते हैं। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। इसमें और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जब आपको वाट मीटर का रीडिंग है दोस्त, क्या दिखता है, यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट है, तो यहाँ पे जो वाट मीटर का रीडिंग है, एमीटर का रीडिंग क्या देगा, I0 देगा, ठीक है। I0 क्या होता है, तो 2% से 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है, ठीक है। ये हो गया। आपका वाट मीटर का रीडिंग क्या देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाट मीटर का रीडिंग देगा दोस्तों कोर लॉस, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और ओपन सर्किट टेस्ट से और क्या हम लोग पता कर सकते हैं, तो हम लोग पता क्या कर सकते हैं, तो RC और XC, ये दोनों चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। RC और XM, ठीक है। RC क्या है, तो कोर लॉस का कंपोनेंट है, और XM क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ये कल की क्लास में पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपन सर्किट टेस्ट का, आपको क्या क्या मिलेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करना होता है, जब वोल्टेज दिया जाता है, कितना दिया जाता है, तो 25 से 30% ऑफ रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। तो जितना वोल्टेज का रेटिंग है उससे 25 से 30% पे ही काम हो जाएगा, ठीक है। और करंट क्या हो जाता है, करंट हो जाता है फुल लोड करंट, इतना पे क्या हो जाता है, करंट हो जाता है फुल लोड करंट हो जाता है, ठीक है। और इधर जो है दोस्तों, इधर क्या करते हैं, तो LV साइड को हम लोग क्या करते हैं, मोटा तार से शॉर्ट सर्किट करते हैं, और पूरा का पूरा टेस्ट जो है HV साइड पे होता है, ठीक है। और इधर ही आपका एमीटर लगा होता है, इधर ही वोल्ट मीटर लगा होता है, और इधर ही वाट मीटर लगा होता है, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो करंट जब निकालिएगा ना, तो करंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो हो जाएगा फुल लोड करंट के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब वाट मीटर का रीडिंग देखिएगा तो क्या होगा, तो वो दोस्तों क्या होगा, तो वो दोस्तों पूरा का पूरा आपका कॉपर लॉस देगा, ठीक है। वाट मीटर का रीडिंग जो है कॉपर लॉस देगा। पहला वाला टेस्ट में क्या होगा, कॉपर लॉस 0 होगा, और दूसरा वाला केस में क्या होगा, तो कोर लॉस 0 होगा, ठीक है। कोर लॉस 0 होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन पे उतरेंगे दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे, कैसे अटेम्प्ट करना है मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी, अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको 1 मिनट तक सोचना है, ठीक है। 1 मिनट तक सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, 1 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं सोचना है। और सोच करके आपको एक आंसर पे टिक मारना है। क्या होगा आंसर, आंसर ABCD जो भी होगा आंसर आपका, उस आंसर को क्या करना है, कमेंट कर देना है। क्या करना है, कमेंट कर देना है, या फिर अपना कॉपी पे कहीं पे लिख लेना है। फिर जाकर वीडियो को आगे देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस क्वेश्चन को पूरा परीक्षा वाले इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट किए, ठीक है। परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल वैसे अटेम्प्ट किए। उसके बाद वीडियो को आप विस्तार से देखिए, आपको समझने का प्रयास कीजिए कि बिल्कुल सही हम बनाए कि नहीं बनाए। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए,
हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब इंस्ट्रक्शन समझ गए। हर एक क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लीजिए अपना समय और बनाइए। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, अपने बलबूते पे इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस जो है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो शैथिल्य हानि, ठीक है। तो आप हिंदी वाला वर्ड ध्यान में रखिएगा, शैथिल्य हानि या अंग्रेजी वाला वर्ड भी, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी वर्ड को भी ध्यान रखें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि शैथिल्य हानि जो है उसको कम करने के लिए कौर में किस सामग्री का चयन किया जाता है। तो पहला फार्मूला देख लीजिए, हिस्टेरिसिस हानि का फार्मूला क्या होता है। तो हिस्टेरिसिस हानि का फार्मूला होता है ईटा Bm⁻1.6 गुना फ्रीक्वेंसी गुना वोल्टेज, इतना वाट हो जाएगा, इतना वाट आपका हो जाएगा दोस्त, ठीक है, इतना वाट आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, कम हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट कौन सा है आपका दोस्तों, ये वाला जो ईटा है यही हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है, आपको बताए थे, ठीक है। ये क्या है, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है, क्या है, तो ये हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है दोस्त, ये क्या है, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है। तो क्या दिख रहा है, अगर हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस है जो बढ़ जाएगा, वही हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट को अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस जो है घट जाएगा, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट को बढ़ाने से लॉस बढ़ जाएगा, इसको घटाने से क्या होगा, ये भी घट जाएगा। तो हमको क्या करना है, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट वाला चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सबको एक बार देख लेते हैं। बाकी सब देखिए, ये बोल रहे हैं कि यूनिट हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट मतलब ईटा जो होगा 1 होगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं लो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये तो दूर दूर तक हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये वाला दूर दूर तक हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है कुछ और ही बात कर लिया है, ठीक है। यूनिट हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हाई हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे हाई होना चाहिए, लेकिन आपको पता है हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट को ज़्यादा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कम शैथिल्य गुणांक हो जाएगा, कम शैथिल्य गुणांक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से भी कम हो सकता है शैथिल्य गुणांक, इसलिए अंतर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इस फार्मूला से ही आपका काम बन गया, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको ध्यान है तो काम बन गया। तो हिस्टेरिसिस का जो लॉस होता है उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लीजिए। ट्रांसफार्मर कोर में दोस्तों सामान्यतः CRGO स्टील का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें शैथिल्य हानि जो होता है कम होता है, ठीक है, शैथिल्य हानि कम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जो CRGO स्टील होता है दोस्तों उसका क्या होता है, तो ईटा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ईटा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या आप लोग तैयार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। चलिए वार कीजिए इस क्वेश्चन पे। बोल रहे ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप देखते के साथ फोड़ फाड़ दिए होंगे, इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपली से बना दिए होंगे। कैसे, क्योंकि आपको बताए थे फार्मूला, क्या बताए थे कि सर इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, सर हम भूल गए, अगर बता दीजिए तो हम बताएंगे ही, हमारा काम ही है आपको बार बार बताना। तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई, भागा देना किसे, तो पावर आउटपुट प्लस हानि, और हानि कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक हो गया कोर हानि, एक हो गया कॉपर हानि। एक हो गया कोर हानि हो गया PC, आपका कॉपर हानि हो गया CU, ठीक है। कोर हानि और कॉपर हानि हो गया दोस्तों, ठीक है, कोर हानि हो गया और कॉपर हानि हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जो कोर हानि, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको लौह हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर हानि को बोलते हैं क्या, लौह हानि, क्या बोलते हैं, लोहा हानि। कॉपर हानि क्या बोलते हैं, तांबा हानि या ताम्र हानि बोलते हैं। आपको बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे हम, कि अगर आपको जब भी इफिशियंसी जो है मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो क्या करना होगा, क्या कंडीशन होगा इसका, आपको याद करवाए थे कल की क्लास में, याद कीजिए। और अभी भी ऊपर बताए थे, क्या बताए थे कि सर कोर लॉस और कॉपर लॉस को क्या करना है, बराबर होना चाहिए। कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो है इफिशियंसी जो आएगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ताप हानि लिखा है, ताम्र हानि ऑप्शन में होगा, गलती से लिख दिया ताप हानि, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो C ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक लग रहा है, C ऑप्शन जो है ताम्र हानि बराबर लौह हानि, ठीक है, ताम्र हानि बराबर लौह हानि, ठीक है। इसको एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं,
तो ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोर लॉस जो क्या है, फिक्स लॉस है। कोर लॉस कैसा है, फिक्स लॉस है। तो क्या बोल सकते हैं, फिक्स लॉस, फिक्स लॉस बराबर क्या हो जाएगा, और कॉपर लॉस आपका वेरिएबल लॉस है, तो फिक्स लॉस बराबर हो जाएगा वेरिएबल लॉस। ये भी जब कंडीशन हो जाएगा तो भी सेम चीज़ है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तब आपको सटीक उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो कोर लॉस होता है वो फिक्स लॉस है, वो स्थिर लॉस है। वो स्थिर लॉस कहने का मतलब क्या है, स्थिर लॉस कहने का मतलब ये है कि ये नो लोड पे हो चाहे फुल लोड पे हो, कितना भी लोड हो, कोर लॉस है जो फिक्स होता है, उसका मान जो है बदलता नहीं है। मान लीजिए कोर लॉस अगर कोई बोल दिया, मान लीजिए कोई बोल दिया सर कि कोर लॉस का मान है 10 वाट, मान लीजिए आपको कोई बोल दिया सर कोर लॉस का मान है 10 वाट, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा, लेकिन अभी समझिए कोर लॉस का मान लीजिए 10 वाट बोल दिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखिए कोई पूछेगा कि सर कोर लॉस बताइए हमको, जब लोड जो है, जो लोड है ना, लोड जो है 10% है, तो क्या होगा आपका कोर लॉस, 10% हटाइए, लोड जो है 0% है, मतलब लोड है ही नहीं है, ठीक है, लोड है ही नहीं, ठीक है। नो लोड पे क्या होगा, अब पूछेगा सर नो लोड पे क्या होगा, नो लोड पे क्या होगा, ये कोर लॉस क्या होगा नो लोड पे, जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है तो क्या होगा कोर लॉस। अब फुल लोड पर, मतलब पूरा लोड है, ट्रांसफार्मर पूरा लोड है, तो क्या होगा कोर लॉस। तो हम बोलेंगे सर कि यहाँ भी कोर लॉस आपको 10 वाट मिलेगा, कितना मिलेगा 10 वाट, और यहाँ भी आपको कोर लॉस कितना मिलेगा 10 वाट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कोर लॉस तो बदलता ही नहीं है ना दोस्त, कोर लॉस को लोड से कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है, वो स्थिर है। लेकिन वेरिएबल लॉस आपको बदल जाता है दोस्तों, ठीक है, वेरिएबल लॉस आपको क्या होता है, बदल जाता है। तो कोर लॉस का तो यही गुण है, क्या गुण है, कि वो फिक्स लॉस है, वो बदलने वाला नहीं है, चाहे नो लोड पे बात कीजिए चाहे फुल लोड पे बात कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो भावर धाराओं का दूसरा नाम क्या है। तो आप बताए थे ना ईडी करंट, आपको पूछे थे क्या कि ईडी करंट लॉस क्या होता है, ठीक है, आपको बताए थे कल की क्लास में कि ईडी करंट क्या होता है, ठीक है। तो ईडी करंट क्या होता है एक बार देख लीजिए, और उसका दूसरा नाम क्या है वो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक बार ईडी करंट का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, दूसरा नाम तो खैर याद कर ही लेंगे, अभी समझ ही लेंगे। कोर लॉस होता कहाँ पे, ये देख लीजिए, देखिए ईडी करंट जो है दोस्तों एक कोर लॉस का भाग है। ईडी करंट क्या है, एक कोर लॉस का भाग है दोस्तों, ईडी करंट क्या है, तो एक कोर लॉस का भाग है, और ईडी करंट हानि क्या है, कोर लॉस का भाग है। तो कहाँ पे होगा, कोर में होगा, ठीक है। आपको पता है जो फ्लक्स इसमें बह रहा है ना, इस कोर में जो फ्लक्स बह रहा है, इस कोर में जो फ्लक्स बह रहा है वो कैसा फ्लक्स है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। इसमें से जो फ्लक्स बह रहा है वो कैसा फ्लक्स है, तो फ्लक्स जो है दोस्तों समय समय पे बदलने वाला फ्लक्स है, इस तरीके का फ्लक्स है। क्या होता है, समय समय पे बदलते रहता है, ठीक है, समय समय बदलते रहता है। और ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है, चेंजिंग फ्लक्स जो है, कोर में क्या करता है, तो वोल्टेज बना देता है। जो कोर है ना उसमें क्या करता है, वोल्टेज बना देता है दोस्तों, ठीक है। कोर में क्या करता है, तो एक वोल्टेज बना देता है, छोटा सा एक बैटरी से बनाता है। फिर क्या होता है, तो कोर में जो है करेंट घूमता है, कोर में क्या होता है, करेंट घूमता है, कोर में क्या होता है, करेंट घूमता है। और इस तरह से क्या होता है, इस तरीके से ईडी करंट बहता है। जो कोर में करंट घूम रहा है ना, ठीक है, कोर में जो करंट घूम रहा है ना कोर के बॉडी में, उसको बोलते हैं ईडी करंट, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, कोर में गर्मी पैदा होता है, और क्या होता है, कोर जो है गर्म हो जाता है, और इसी हानि को क्या बोलते हैं, तो ईडी करंट हानि बोलते हैं, ठीक है, ईडी करंट हानि बोलते हैं। तो ईडी करंट हानि का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन में ये पूछें। हम कॉन्सेप्ट समझा दिए ईडी करंट का, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो फोकल्ट करंट है। क्या है, फोकल्ट करंट है। ये साइंटिस्ट एक थे फोलोकॉल्ट नाम के, ठीक है, फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है फोकल्ट करंट्स, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं। तो ईडी करंट को वैज्ञानिक लियोन फोकल्ट ने खोजा था, और इसीलिए उनका नाम क्या है, फोकल्ट करंट्स भी कहते हैं। इसको ईडी करंट भी कहते हैं और फोकल्ट करंट भी कहते हैं। ये कैसे हैं, तो ये जो है सर्कुलर इंड्यूस्ड करंट है, मतलब सर्कल में घूमने वाले करंट है। कैसे हैं ये, तो इस सर्कल में घूमने वाले करंट है दोस्तों, ठीक है, सर्कल में से घूमने वाले करंट है, गोल गोल घूमते हैं लेकिन सर्कल में घूमते हैं, ठीक है। तो सर्कल में घूमने वाले करंट है, कहाँ घूमते हैं, तो कोर में, ठीक है, कोर में घूमते हैं, गोल गोल सर्कल में घूमते हैं, ठीक है। और इसको बचने के लिए क्या किया जाता है, तो कोर को लैमिनेट किया जाता है। कोर को लैमिनेट करने का मतलब क्या है, तो कोर का है दोस्तों, कोर का जो है पूरा एकदम प्लेट प्लेट में आपको कोर मिलता है। कोर आपको पूरा सॉलिड नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा भरंत कोर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, तो प्लेट प्लेट में मिलता है। आपने देखा होगा कि कोर रहता है प्लेट प्लेट, बाद में क्या किया जाता है, उसको चिपकाया जाता है। तो इस तरीके का आपको कोर मिलता है, इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं, तो लैमिनेटेड कोर बोलते हैं दोस्तों, यानी कि प्लेट प्लेट में जैसे टूटा हुआ रहेगा, ठीक है।
इसी बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। इसका मतलब क्या है, प्लेट प्लेट में मिलेगा, एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, तीसरा प्लेट हो गया, सबको जोड़ा जाता है ताकि ईडी करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ईडी करंट क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, क्योंकि लगातार जगह नहीं मिलेगा तो ईडी करंट क्या होगा, अपना सर्कल बना नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें अगर ईडी करंट सर्कल बनाना जाएगा तो सर्कल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सर्कल क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि बीच में जो है गैप है, बीच में गैप है, और इसमें जो है इतना पतला में ईडी करंट जो है बहुत कम करंट बहेगा, बहुत ज़्यादा कम करंट बहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर है दोस्तों, क्या है, प्राइमरी साइड में बोल रहे हैं डेल्टा कनेक्शन है, और सेकेंडरी साइड में क्या है, तो स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि इस तरीके का ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों दोनों साइड का जो है, अब देखिए प्राइमरी साइड जो होता है दोस्तों, ये प्राइमरी साइड इधर क्या रहता है, इधर आपका सप्लाई रहता है, पावर सप्लाई आता है कहीं से, ठीक है, बिजली कहीं से आता है। और सेकेंडरी साइड क्या होता है दोस्तों, तो लोड होता है। सेकेंडरी साइड में ज़्यादातर क्या होता है, लोड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्राइमरी साइड में क्या होता है, सप्लाई आता है, मतलब बिजली जो है कहीं से आ रहा है। ठीक है, कहीं से क्या हो रहा है, आ रहा है। और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, तो लोड को जा रहा है, कहीं ना कहीं लोड से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जनरली ये हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है, ये हम लोग समझते हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिए हैं तो ऑप्शन पढ़ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि बड़े एचवी ट्रांसफॉर्मर्स के लिए प्रयोग में आता है, पता नहीं सही है कि नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे, इन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को नीचे ले जाने की आवश्यकता हो। यानी कि बोल रहे हैं क्या, कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहे हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग होगा। देखिए ये बात हो गया, ये भी पता नहीं, बताएंगे अभी। क्वेश्चन को पहले समझिए। अगला क्या बोल रहा है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगा। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो देखिए लोड साइड में आपको दिख रहा है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होगा, तो नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तो लाइन करंट जो होता है दोस्तों √3 गुना फेज करंट होता है, फेज वोल्टेज होता है, सॉरी। क्या होता है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है √3 गुना फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज में 3 गुना हो जाता है, √3 गुना, और करंट में क्या होता है, बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये वाला बात जो है गलत है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में ये वाला संबंध तो होता ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखिए, उन अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पे वोल्टेज को ऊपर ले जाना है। ठीक है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या फ़ायदा है, आपको पता है जिधर स्टार होता है ना, इधर स्टार होता है वहाँ पे एक फ़ायदा है। क्या, क्योंकि स्टार में आपको पता है कि फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज बटे √3 होता है। क्या होता है, लाइन वोल्टेज बटे √3, यानी कि फेज वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। फेज वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। और फेज वोल्टेज के घटने से एक फ़ायदा क्या होता है, तो इंसुलेशन का ज़रूरत जो है कम पड़ता है। क्या पड़ता है, इंसुलेशन का ज़रूरत जो है कम पड़ता है। तो इंसुलेशन का खर्चा क्या होता है, कम हो जाता है। इंसुलेशन क्या होता है, कम ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, तो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा डी। क्योंकि इधर अगर हाई वोल्टेज रखेंगे, क्या रखेंगे, इधर अगर हाई वोल्टेज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हाई है, वोल्टेज हाई है तो उसका फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और इसीलिए इंसुलेशन का जो है खर्च जो है कम हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन घट जाएगा और इंसुलेशन का खर्च भी घट जाएगा। ठीक है, तो स्टार जिधर रखते हैं, किधर रखते हैं, तो स्टार उधर ही रखते हैं जिधर हाई वोल्टेज हो। ठीक है, जिधर हाई वोल्टेज हो उधर स्टार रखते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेज वोल्टेज कम हो जाता है, फेज वोल्टेज कम हो जाता है, और इसीलिए इंसुलेशन का ज़रूरत जो है कम पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल का डाई इलेक्ट्रिक मजबूती कितनी अपेक्षित होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर तेल पे है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर तेल पढ़े थे तो वहाँ पे आपको उसके कुछ गुणों के बारे में बात किए थे। तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर तेल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, 33 kV होता है दोस्तों। क्या होता है, 33 kV। इसका मतलब क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज लगाया जाएगा ना, इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर लगाया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर का तेल जो है क्या हो जाएगा, वो स्पार्क कर सकता है। क्या कर सकता है, स्पार्क कर सकता है, यानी कि आग लगने की ओर जा सकता है। ठीक है, आग लगने की ओर जा सकता है। तो ये सेफ वोल्टेज लेवल है। ठीक है, सेफ वोल्टेज लेवल है, इसके ऊपर जाइएगा तो आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, चलिए
इसको देखिए विस्तार में समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आखिर होता क्या है। तो किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ होता है ना, यहाँ पे इंसुलेटिंग पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे इंसुलेटिंग पदार्थ कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे इंसुलेटिंग पदार्थ है ट्रांसफार्मर का तेल। क्या, तो ट्रांसफार्मर का तेल, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोस्तों किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ का वह क्षमता है कि वह ब्रेकडाउन हो जाने से पहले कितना वोल्टेज सह सकता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होने से पहले कितना वोल्टेज सह सकता है, ठीक है। और आपको क्या पता है कि ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसका दो काम होता है, एक इंसुलेशन एक कूलिंग, दोनों काम करता है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टिपिकल बीडीवी टेस्ट होता है ना दोस्तों, टिपिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर जो तेल होता है उसका अगर आप बात करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, वो 33 kV होता है। क्या होता है, 33 kV होता है, ठीक है। और ये कितना गैप पे होता है, तो ये 2.5 मिलीमीटर गैप पे होता है, ये स्टैंडर्ड माना गया है। 2.5 मिलीमीटर गैप पे ये देखा जाता है कि इतना मिलीमीटर गैप पे 33 kV वोल्टेज जो है सहन कर पाता है कि नहीं पाता है, ठीक है। 33 kV वोल्टेज जो है सहन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर सहन कर पाता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग तेल जब डालेंगे ना, जब नया नया तेल लाएंगे, फ्रेश तेल रहेंगे ना, और ड्राई तेल रहेंगे, मतलब एकदम अभी बढ़िया तेल एकदम नया नया लाए हैं माल तेल का, तो उसका जो बीडीवी होता है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, वो हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें गंदगी घुसते जाता है, जैसे जैसे उसमें पानी कुछ कण घुसते जाता है, क्या होता है, बीडीपी जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है कम होता जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नया ट्रांसफार्मर का तेल लाइएगा, एकदम फ्रेश लाइएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका हाई बीडीपी रहेगा, मतलब ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज सहने का क्षमता रहेगा, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज सहने का क्षमता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ गंदगी चला गया, कुछ उसमें जो है आपका वाटर का मॉइस्चर चला गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका बीडीपी जो है कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आमतौर पे जो है बढ़िया ट्रांसफार्मर के लिए बीडीपी कितना होता है, तो 30 से 40 के बीच में होता है। अगर 30 से नीचे चला गया तो माना जाता है कि तेल जो है खराब हो रहा है, ठीक है। और इसको नापने के लिए बीडीपी टेस्ट किट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो इसको याद भी रखना है कि ट्रांसफार्मर का जो बीडीबी होता है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है 33 kV होता है। क्या होता है, लगभग 33 kV होता है। चलिए, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन से दो नुकसानों को एक साथ कोर नुकसान कहा जाता है, तो ये बात सबको पता है। आपको पता है क्या, देखिए, हानि जो होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में मुख्यतः क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लोहा हानि, एक होता है ताम्र हानि, यानी कॉपर हानि, ठीक है। और लोहा हानि दोस्तों दो प्रकार का होता है। लोहा हानि कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक हो गया क्या, लोहा हानि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कोर लॉस बोलते हैं। एक हो गया क्या, हिस्टेरिसिस हानि, हिस्टेरिसिस हानि। ये क्या होता है, तो जो आपका चुंबकीय अणु होता है ना, चुंबकीय अणु होता है ना, उसके घर्षण के कारण ये होता है, ठीक है। इसके घर्षण के कारण ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि एसी करंट में क्या होता है दोस्तों, एसी करंट में जो है हर एक समय पे उसका जो है करंट का दिशा बदलते रहता है, कुछ देर के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ देर के लिए निगेटिव होगा। उसी तरह क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, वो भी क्या होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में घर्षण होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में घर्षण होता है, और उस घर्षण से जो है हिस्टेरिसिस हानि होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है ईडी करंट हानि। ये आपको पता है, ईडी करंट हानि होता है दोस्तों, ठीक है, ईडी करंट हानि होता है। तो ये दोनों मिलाकर के आपको कोर लॉस बनता है। तो कोर लॉस कौन दोनों मिलाकर बनता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भंवर हानि नुकसान और शैथिल्य नुकसान, ठीक है, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ये उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन जो है, शैथिल्य हानि दी जाती है, मतलब शैथिल्य हानि का फॉर्मूला क्या है, तो भाई तो फॉर्मूला को याद करना ही है। क्या होता है शैथिल्य हानि का फॉर्मूला, तुम लोग क्या देखे थे, तो ईटा BM⁴ 1.6 इंटू एफ इंटू भी, इतना वाट हो जाता है लॉस, ठीक है, इतना वाट हो जाता है। तो कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भाई, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है कॉपर लॉस का है। क्या है, कॉपर लॉस का फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं कॉपर लॉस का फॉर्मूला है, क्योंकि I²R है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। सिंपल सा आपको पता है भाई कि आपको फार्मूला ये है, अगर पता है फार्मूला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फटाक से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो W लिखा है वो वाट लिखना चाह रहा है, ठीक है, W क्या है, वाट है, तो फटाक से आंसर ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन याद नहीं भी रहता है आपको फार्मूला, तो क्या रखना है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और ईडी करंट लॉस जो होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पहला वाला क्या है, पहला वाला ईडी करंट का फार्मूला है,
किसका है, ईडी करंट का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डब्ल्यू जो है वाट है, ठीक है, वाट है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए, कुंडल प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कुंडल मतलब क्या होता है, कॉपर, कॉपर का बना हुआ है कुंडल, ठीक है, कुंडलन मतलब कॉपर का बना हुआ है ये कुंडली, बोला इसमें होने वाले हानि को क्या कहते हैं, तो कुंडली हानि बोलते हैं, ठीक है, वाइंडिंग लॉस बोलते हैं, या फिर कॉपर लॉस बोलते हैं, या फिर वेरिएबल लॉस बोलते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, इसको बोल सकते हैं कॉपर लॉस, या हिंदी में ताम्र हानि, तांबा में हानि हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं इसको, इसी को बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर हानि, और क्या नाम देंगे इसको, और इसी को बोल सकते हैं वेरिएबल लॉस, क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल लॉस। चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कॉपर लॉस, सिंपल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, तांत्र हानि पर नगण्य होता है, तांत्र नहीं होगा, ताम्र होगा, गलती से तांत्र लिख दिया है, ठीक है, ताम्र होगा मतलब कॉपर, ठीक है, ताम्र होगा। ताम्र हानि जो है नेग्लिजिबल कब होता है, मतलब नगण्य, मतलब ऑलमोस्ट जीरो कब होता है, यानी पूछ रहे हैं जो कॉपर लॉस होता है दोस्तों जीरो कब होता है, बस यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नगण्य मतलब क्या होता है, जीरो के आसपास, तो जीरो ही मान लीजिए। कॉपर लॉस जीरो कब होता है दोस्तों, तो कॉपर लॉस दोस्तों जीरो कब होता है, नो लोड पे, क्योंकि आपको पता है कि नो लोड पे जब टेस्ट भी देखे थे, नो लोड टेस्ट क्या देखे थे उसमें, कि नो लोड पे दोस्तों जो करंट बहता है वो करंट कितना होता है, तो करंट जो बहता है नो लोड पे कितना होता है 2% से 5% तक होता है फुल लोड करंट का, ठीक है, या तो 2% होगा या तो 5% तक होगा मैक्सिमम, ठीक है, 2% से 5% तक होता है ये नो लोड करंट, 2% से 5% तक होता है फुल लोड करंट का। अब इसमें जब आप कॉपर लॉस निकालिए तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर हो जाएगा, और आई नॉट क्या है दोस्तों, बहुत कम है, क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, आई नॉट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एकदम 2 से 5% तक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फुल लोड का कितना मानिएगा, फुल लोड को मान लीजिए कि 100, ठीक है, 100 एम्पियर है, एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ मैं, ठीक है, प्रतिरोध मान लीजिए कि आर ही है, प्रतिरोध कितना है, आर है, तो यहाँ पे जो फुल लोड वाला आपका कॉपर लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर गुना आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, तो 10,000 गुने आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वही आपको नो लोड पे निकालना है, तो नो लोड पे कितना करंट हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम मान के चलिए, अधिकतम क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे आपको निकालने बोल दिया कॉपर लॉस क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर गुना आर हो जाएगा, यानी 25 आर हो जाएगा। तो कहाँ फुल लोड पे 10,000 आर हो रहा था, कहाँ फुल लोड पे जो है 10,000 आर हो रहा था लॉस, अभी क्या हो रहा है, नो लोड पे 25 आर हो रहा था, इसके कंपेरिजन में क्या है, जीरो के बराबर ही है, बहुत कम है, इसकी तुलना में क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए बोलते हैं कि नो लोड पे जो होता है, चूंकि करंट बहुत कम बहता है, तो कॉपर लॉस भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, यानी जीरो के आसपास होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। ये आपको पता भी होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेके समझा दिए, ठीक है, समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेके समझा दिए, बाकी आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें, परीक्षा में उतना दिमाग लगाना नहीं है, आपको सब कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपको बताए हैं कल की क्लास में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक शक्ति ट्रांसफार्मर मतलब एक पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन की सामान्य विधि क्या है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो पहले बोल रहे हैं कि नेचुरल एयर कूलिंग, ठीक है, नेचुरल एयर कूलिंग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, नेचुरल एयर कूलिंग जो होता है दोस्तों छोटा मोटा ट्रांसफार्मर में काम आता है, ठीक है, नेचुरल एयर कूलिंग जो है दोस्तों छोटा मोटा ट्रांसफार्मर में काम आता है आपका, ठीक है। फिर देखिए एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग भी क्या होगा दोस्तों, तो ये भी जो है छोटा मोटा ट्रांसफार्मर में आपका काम आएगा। ऑयल कूलिंग जो होगा दोस्तों, तेल का जो कूलिंग होगा, ये जो है थोड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर में काम आता है, ठीक है, ये क्या होता है, हाई लेवल के ट्रांसफार्मर में काम आता है, ठीक है। लेकिन जब चौथा पढ़ेंगे दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई भी, उपयुक्त में से कोई भी दोस्तों, ठीक है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सब देखिए ट्रांसफार्मर का ठंडा करने का ही साधन है, सब अगर देखिएगा आप तो ट्रांसफार्मर के ठंडा करने का ही कारण है दोस्त, ठीक है, सबको अगर देखिएगा तो ट्रांसफार्मर का ठंडा करने का कोई ना कोई उपाय दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन आप देखें, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर कहने का मतलब क्या है, जिसका रेटिंग थोड़ा हाई हो, रेटिंग क्या हो, हाई हो, ठीक है। तो रेटिंग अगर हाई पे हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर पता है दोस्तों, अगर रेटिंग हाई है तो आपको ऑयल कूलिंग करना पड़ेगा, मतलब तेल से ठंडक देना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर तो होना चाहिए, ठीक है, उत्तर होना चाहिए ये, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर बोला, ये ध्यान रखिएगा,
क्या बोला है, पावर ट्रांसफार्मर बोला है। अगर छोटा मोटा ट्रांसफार्मर रहता तो शायद सभी उत्तर हो जाता। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफार्मर देता ना, यहाँ पे शक्ति हटा देता क्योंकि आपको पता है कि पावर ट्रांसफार्मर दोस्तों हाई रेटिंग का होता है, ठीक है, हाई केवी रेटिंग का होता है पावर ट्रांसफार्मर। और हाई ट्रांसफार्मर रेटिंग के लिए क्या होना चाहिए तेल होना चाहिए, ठीक है, तेल होना चाहिए, तेल से ठंडा करेगा तब होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर होता तो सब सही हो जाता, ठीक है। कोई भी ट्रांसफार्मर पूछता है खाली ट्रांसफार्मर तो हो जाता है ये उत्तर, लेकिन अभी चूंकि हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, आपको बता चुके हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों क्या है, ट्रांसफार्मर में आपको ये एक बात पता होगी, क्या पता होगी, कि ट्रांसफार्मर में दोस्तों कोई भी जो है घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, कोई भी घूर्णनशील वस्तु नहीं होता है, कोई भी जो वस्तु है घूर्णनशील वस्तु है ये नहीं। ट्रांसफार्मर कोई भी वस्तु को घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, और यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इफिशियंसी दोस्तों कितना होता है, 95 से 99% तक, ठीक है। 99 भी बोल दिए, 99.5% इस तरीके का इफिशियंसी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 95 से 99% तो होगा ही होगा, ठीक है। 100 से थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफिशियंसी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा, अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात होती है। आपको पता है क्या दोस्तों, आपको क्या पता है, तो सर दक्षता बराबर जो होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट गुना 100, यही जानते हैं। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जब देखिएगा तो क्या हानियों के टर्म्स में दिया हुआ है, हानि भी है, तो कैसे निकालिएगा, तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर, नीचे भी क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट प्लस हानि हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट प्लस हानि हो जाएगा, तो हानि में क्या हो जाएगा, दो हानि हो जाएगा, एक हो जाएगा ताम्र हानि और एक हो जाएगा दोस्तों कौन सा हानि, एक हो जाएगा ताम्र हानि, एक हो जाएगा लौह हानि, दो ही को तो हानि होता है। तो कौन सा उत्तर दिख रहा है सही, अगुना 100% तो होगा ही होगा। कौन सा उत्तर दिख रहा है सही, तो आंसर दिख रहा है मुझे बी। क्या दिख रहा है, बी हो जाएगा आंसर, ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा पूरी सेम दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पावर आउटपुट है उसको किलोवाट में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किलोवाट में लिख सकते हैं, ये भी आपका किलोवाट में हो जाएगा, सबसे सटीक यही दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम क्षमता पे कार्यरत है, ट्रांसफार्मर अगर अधिकतम क्षमता पे कार्यरत है और उसका लोहा का हानि दिया हुआ है तो तांबा का हानि क्या होगा। आपको पता है कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी मैक्सिमम कब होता है, मतलब अधिकतम दक्षता कब होता है, तो आपको एक कंडीशन याद करवाए थे, याद कीजिए, कमेंट में बताइए। हम अभी ठीक है, अभी आप कमेंट में बताइए सर क्या बताए थे। तो अधिकतम दक्षता कब होता था, अधिकतम दक्षता कब होता है दोस्तों, तभी होता है जब कॉपर लॉस और कोर लॉस क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको बता चुके हैं, ये आपको मल्टीपल बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। तो जब कोर लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं, यानी कि लोहा कहानी और तांबा कहानी बराबर होता है, ठीक है, ताम्र हानि बराबर हो जाएगा किसके, तो लोहा कहानी, तभी जाकर आपको एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि अधिकतम क्षमता पे काम कर रहे हैं, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही बात है, मतलब ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आयरन लॉस दिया हुआ है तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस भी वही हो जाएगा, कितना, कॉपर लॉस हो जाएगा दोस्तों कितना, तो हो जाएगा 500 वाट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 500 वाट, आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं है, यहाँ पे नहीं पे जोर डालिएगा, क्या है, नहीं है, नहीं पे जोर डालना है सब बच्चों को, कहीं ऐसा ना कि हाँ समझ के गलती कर दें, तो नहीं को क्या करना है, अंडरलाइन। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए, यानी कि क्या बात कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर तेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर में तेल की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का तेल कैसा होता है भाई, ट्रांसफार्मर का तेल कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। एक बार तेल का हम लोग देख लेते हैं कि क्या काम है। आपको पता है कि यहाँ पे शीतलीकरण पे क्वेश्चन आया है, अभी शीतलीकरण पे क्वेश्चन आया है, देखिए तेल देखिए दोस्तों कैसे काम करता है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, ये हो गया टैंक, जो ये बनाया हो गया टैंक है, ये हो गया अंदर का कोर, ठीक है, ये हो गया कोर, अंदर जो बनाया रेड कलर का क्या हो गया कोर, और उस पर अंदर बाइंडिंग बाइंडिंग घुमा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है बाइंडिंग है, ठीक है, बाहर वाला क्या है, तो ये मेन टैंक हो गया, क्या हो गया मेन टैंक हो गया दोस्तों। आपको क्या बताए हुए हैं, आपको क्या बताए हुए हैं, जो जब तेल जो है अंदर क्या है तेल है, मान लीजिए तेल भर लीजिए, जब क्या है तेल है, क्या है तेल है, ट्रांसफार्मर तेल है, जब अंदर तेल होता है दोस्तों, जब गर्म होता है तेल तो कहाँ जाता है, जब गर्म होता है तेल तो कहाँ जाता है, जब गर्म होता है तेल तो सर ऊपर जाता है तेल, जैसे तेल गर्म होता है कहाँ जाता है, ऊपर जाता है तेल गर्म होके, फिर क्या करता है तेल, फिर क्या करता है तेल, तो ये तेल जो है दोस्तों यहाँ पर से घूम के फिर नीचे आता है, इस तरीके का पाइप लगा होता है बहुत सारा, ठीक है, ऐसे घूम के क्या आता है फिर नीचे आता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है, तो ऊपर जाता है गर्म तेल, फिर नीचे आता है ठंडा तेल, नीचे तेल आता है क्या है ठंडा है, ठंडा ठंडा कूल कूल है, नीचे तेल आ गया क्या है ठंडा ठंडा कूल कूल है दोस्तों, ठंडा तेल नीचे आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आपको पता है दोस्तों, जो तेल होना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर तेल होता है उसका दो काम होता है, आपको पता है बात, कितना काम होता है, दो काम, कितना काम, दो काम। पहला काम क्या है, तो पहला काम तो है ठंडक देना, कूलिंग, और दूसरा काम क्या है, तो इंसुलेशन देना दोस्तों। मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग आपस में कभी भी टच ना हो जाए, उसके लिए इंसुलेशन देता है, तो दो काम हो गया। तो बिल्कुल सही बात है कि अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध देना, ये तो आवश्यक है, लेकिन अब पूछ क्या रहे हैं, नहीं आवश्यक है। अगला बोल रहे हैं बेहतर उष्मा चालक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, बेहतर उष्मा चालक। अब जो भी गर्मी है, जो भी गर्मी है दोस्तों, कहाँ पे हो रहा है गर्मी, तो बाइंडिंग पे हो रहा है, कुंडली पे हो रहा है और कोर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है गर्मी, तो ये बाइंडिंग पे हो रहा है, इस पे, और इस कोर में हो रहा है दोस्तों, इस कोर में हो रहा है, ठीक है। अगर 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 जो है तेल का जो है बेटर थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा, मतलब ऊष्मा को बहुत आसानी से जो है सोख लेगा, ठीक है, ऊष्मा को जो बहुत आसानी से सोख लेगा और क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से क्या करेगा, ऊष्मा को जो है बहुत आसानी से उसकी गर्मी को क्या करेगा, फैलाएगा, तो क्या करेगा, तो बहुत जल्दी जो है ठंडा हो पाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी क्या करेगा, ठंडा हो पाएगा, ठीक है। तो जो गर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ा आरामी से भेजेगा और क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी जो है दोस्तों गुण है, ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये भी जो है अच्छा गुण है, ट्रांसफार्मर ऑयल का गुण है। अगला क्या है, लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, लो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ एग्जांपल लीजिए, एक होता है पानी, एक होता है पानी, एक होता है शहद, ठीक है, शहद, शहद का जो विस्कोसिटी होता है दोस्तों क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, आप शहद को देखिएगा, शहद को देखिए तो क्या होता है, आराम से चल नहीं पाएगा। शहद को जब गिराइएगा तो क्या होगा, बड़ा टाइम लगा गिराता है। लेकिन पानी को गिराइएगा तो पानी का जो विस्कोसिटी होता है लो होता है, तो पानी जो है तुरंत गिर जाएगा, गिलास से जब पानी को गिराइएगा तुरंत गिर जाएगा। लेकिन वही गिलास में जब शहद डाल के गिराइएगा तो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे गिरता है। तो हमको कौन सा चाहिए, पानी की तरह चाहिए या फिर शहद की तरह चाहिए, तो पानी की तरह चाहिए, क्योंकि तभी तो जब पानी की तरह रहेगा तभी तो हमारा जो तेल है फटाफट फटाफट क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल गोल फटाफट फटाफट घूमेगा। अगर ये सात की तरह हो गया तो घूम नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि लो विस्कोसिटी जो है ज़रूरी है, ठीक है, लो निम्न सायनता जो है ज़रूरी है। तो ये भी जो है गुण है, अच्छा गुण है, ये भी होना चाहिए। तो बच गया लास्ट वाला ही, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो हवा में रखने वाला, हवा में रखने पर सरलता पूर्वक जो है आर्द्रता अवशोषण करना। आपको पता है कि ये गलत बात है, ट्रांसफार्मर को जो है आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर ऑब्जर्व करना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मॉइस्चर ट्रांसफार्मर में होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो सिलिका जेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिलिका जेल, ताकि जो मॉइस्चर आए उधर ही रह जाए, अंदर ना पाए। क्योंकि जब अंदर आ जाएगा मॉइस्चर ना ट्रांसफार्मर के तेल में, तो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के तेल को खराब कर देगा, जो क्षमता था ट्रांसफार्मर के तेल को उसको क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है। तो ये गुण जो है होना नहीं चाहिए, ये गुण क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये समझना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ों को लिखा हुआ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, बेटर थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए ताकि गर्मी को जल्दी से बाहर निकाल सके, ठीक है, गर्मी को जो है तुरंत ले ले और गर्मी को तुरंत बाहर निकाल पाए। लो विस्कोसिटी होना चाहिए ताकि तेल जो है आसानी से बहे और ठंडा कर सके। ये तीनों गुण जो है क्या है, कूलिंग ऑयल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने का गुण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए तेल जो है हवा से नमी सोख लेता है तो क्या होगा, जो तेल का
इंसुलेशन स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ट्रांसफार्मर फेल होने का पूरा खतरा रहेगा। ठीक है, इसलिए मॉइस्चर का ऑब्जर्व करना बहुत ख़राब चीज़ है ट्रांसफार्मर के लिए। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो एक लाइन में क्या याद करना चाहते हैं तो क्या करें, एक लाइन में याद करना तो ये रखिए, ट्रांसफार्मर तेल जो है शुड नॉट ऑब्जर्व मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, इंसुलेशन जो है उसका खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के तेल का इंसुलेशन जो है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है जल्दी ही आपका खराब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। तो आपको क्या पता है, आपको पता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है फ्लक्स जो होता है स्थिर होता है। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है स्थिर होता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसी कारण आपका कोर लॉस जो है स्थिर होता है। कोर लॉस क्या होता है, स्थिर होता है। कोर लॉस क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है क्या होता है, फिक्स होता है। फ्लक्स क्या होता है, फिक्स होता है। चाहे आप नो लोड पे बात कीजिए, नो लोड पे रहिए, ठीक है, नो लोड पे कौन सा करंट बहता है, तो आई नॉट करंट बहता है, जो कितना होता है भाई, तो 2% से 5% फुल लोड करंट का। चाहे तो फुल लोड करंट पे बात कीजिए, चाहे फुल लोड पे बात कीजिए, दोनों जगह पे क्या होगा, आपको फ्लक्स जो है सेम मिलेगा। तो जब सेकेंडरी लोडेड हो, जब सेकेंडरी लोडेड हो इसका मतलब क्या है, लोड बढ़ रहा है। तो लोड कितना भी हो, फुल लोड हो, नो लोड हो, हाफ लोड हो, कितना लोड भी हो, लेकिन फ्लक्स क्या होता है, तो स्थिर रहता है। फ्लक्स क्या होता है, स्थिर रहता है। यही ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी है। और इसी फ्लक्स के स्थिर रहने के कारण क्या होता है, तो कोर हानि जो होता है स्थिर रहता है या फिक्स होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों। सबसे पहले दोस्तों आप फार्मूला याद कीजिए, किसका फार्मूला, इसका फार्मूला तो आप बताइएगा सर, ये जो कोर लॉस का फार्मूला होता है वो बताइए। तो कोर लॉस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कोर लॉस में एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। फार्मूला क्या होता है, तो एन बी एम टू द पावर 1.6 गुना एफ गुना भी हो गया। एन क्या है, तो हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, बी क्या है, तो मैक्सिमम फ्लक्स का घनत्व है, घनत्व फ्लक्स का मैक्सिमम घनत्व है, अधिकतम घनत्व है। एफ क्या है, तो आवृत्ति है, बी क्या है, तो वोल्टेज है। एफ क्या है, आवृत्ति है, बी क्या है, वोल्टेज है। दूसरा फॉर्मूला ईडी करंट का, तो ईटा, ठीक है, इसमें ईटा नहीं होता है, इसमें होता है बी एम स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और भी का स्क्वायर, खाली सब स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी स्क्वायर, सेम है सब कुछ। टी क्या है, खाली थिकनेस है, क्या है, टी थिकनेस है, यानी कि मोटाई है एक प्लेट का। ठीक है, एक प्लेट का मोटाई है। अब ये सब छोड़िए, अब क्या कीजिए, सिंपल में आइए। इतना फार्मूला कौन प्रयोग करेगा, तो सिंपल में आइए। क्या समझ में आ रहा है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है दोस्तों क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाकी सबको छोड़िए। ईडी करंट लॉस जो है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ेगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा और ईडी करंट लॉस तो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों हानि जो है बढ़ेगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा और ईडी करंट लॉस भी बढ़ेगा। ये फार्मूला से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ईडी करंट लॉस भी बढ़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब दोस्तों दोनों तो बढ़ रहा है, अब हमको क्या करना है, दोनों को कम करना पड़ेगा। तो आप ईडी करंट लॉस में ही ध्यान देते हैं। ईडी करंट को लॉस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ईडी करंट क्या होता है। ईडी करंट होता है दोस्तों गोल गोल घूमने वाला करंट होता है। क्या होता है, गोल गोल घूमने वाला करंट होता है। कहाँ पे होता है ये, तो ये कोर में होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। ठीक है, कोर में होता है करंट। अगर इस आपका जो कोर है उसका रजिस्टेंस को हाई कर दें, बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, करंट का मान जो है घट जाएगा। जो गोल गोल करंट बह रहा है ना, जो गोल गोल करंट बह रहा है ना, क्या हो जाएगा, इसका मान जो है घट जाएगा अगर रजिस्टेंस को बढ़ा दें। तो रजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोर का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कोर का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टिविटी यानी कि रो हो जो बहुत हाई हो। क्योंकि आपको क्या पता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि आर इजिकल्ट होता है रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। ठीक है, आपको इंड्यूस ईएमएफ तो हो जाएगा, आपको ईएमएफ तो प्रेरित हो जाएगा, लेकिन कितना करंट बहेगा इस प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। ठीक है, कितना करंट बहेगा ईडी करंट, वो किस पे होगा, तो इस प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। अगर आप रजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो रजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, रजिस्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो हाई रजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टिविटी नहीं दिया तो हाई रजिस्टेंस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस क्या है, दोनों सीधा सीधी संबंधित है, तो ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि रजिस्टेंस को आप बढ़ाइएगा, यहीं पे देखिए अंतर आ गया, और रजिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ईडी करंट का जो करंट है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, आंसर क्या हो जाएगा, सी। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहे हैं दोस्तों, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन है, यहाँ पे देखिए। तो एक ट्रिक आपको याद रखने का बता रहा हूँ कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगा क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, छोटा होगा। ये आप शॉर्टकट याद कर लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ट्रांसफार्मर का साइज हुआ छोटा, ठीक है। इस तरह का ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हवाई जहाज में किया जाता है, ठीक है, सबमरीन में किया जाता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हवाई जहाज में हो गया, सबमरीन में हो गया, इस सब में होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, सी में, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वही सब चीज़ यहाँ पे दी हुई कि क्यों ऐसा है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी के लिए इसको याद कर लेना है। बाकी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो क्या हो जाएगा, साइज जो हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफार्मर का छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी उतना ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये याद करने से भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको हम सब कुछ समझाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा और भूल भी जाएंगे। तो जब शॉर्टकट ट्रिक से काम चल रहा है तो आपको याद करने की ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए बड़े बढ़िया से यहाँ लिखा हुआ है, समझ आए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा क्वेश्चन बनाने का जो प्रोग्राम था पूरा कंप्लीट हुआ, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया। यहाँ पे आपको टोटल जो है 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया, 20 से 22 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सबको मज़ा आया होगा। तो अभी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल, आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार बरसाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरीके का वीडियो जो है रेगुलरली मिलता रहे। बाकी अगर आप PDF चाहते हैं, ये PDF अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PDF मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा PDF, ठीक है। अभी ये PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका बिल्कुल मुनाफा उठाइए, फ़ायदा उठाइए और इस PDF को लीजिए, डाउनलोड करके रखिए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।